किसान चौपाल के माध्यम से किसानों को खेती की नवीनतम तकनीक एवं फसलों के विविधीकरण से कराया गया रूबरू। पौधों की नर्सरी तैयार करने का प्रो ट्रे है बेहतर तकनीक। मशरूम की खेती से सफलता की मिसाल बनी लालगंज के नीलम। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन की योजना शुरू की है। इस योजना में किसानों को छोटे, मध्यम और बड़े स्तर पर मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग की यह योजना 3 अलग अलग स्तरों पर बायोफ्लॉक टैंक स्थापित करने की है, जिसमें सूक्ष्म योजना के तहत 7 टैंक, मध्यम में 25 टैंक और बृहद योजना के अंतर्गत 50 टैंक शामिल किए गए हैं। यह योजना उन मछली पालन के लिए लागू है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। बायोफ्लॉक 7 टैंक जो है उसमें 3 तरह की योजनाएं हैं यहाँ पर जो हम लोग के विभाग से चलाई जाती हैं। एक आपको सूक्ष्म बायोफ्लॉक है जिसमें 7 टैंक का निर्माण करना होता है। एक मध्यम बायोफ्लॉक है जिसमें 25 टैंक का निर्माण करना होता है और एक 50 टैंक वाली बृहद बायोफ्लॉक कहलाती है। 7 टैंक हम कंसीडर कर रहे हैं। इसमें जो नए कृषक हैं उसके लिए 7 टैंक की जो योजनाएं हैं वो बहुत बेहतरीन योजनाएं हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह है कि इसमें आपको तालाब निर्माण नहीं करवाना है। ज़मीन के सतह पर 2 से 2.5 कट्ठा यदि आपके अपने नाम से ज़मीन है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इस तालाब ये बायोफ्लॉक टैंक का 7 टैंक का आप 2.5 से 3 कट्ठा में इसको घर के अगल बगल में भी आप इसका निर्माण कर सकते हैं। पिछले दिनों वैशाली के कृषि विज्ञान केंद्र के किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, आधुनिक खेती के तरीके और सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना था। चौपाल में जिले के विभिन्न गांवों से आए किसानों ने भी भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना। इसमें फसल की उत्पादकता को बढ़ाने, कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और जल संरक्षण के आधुनिक उपायों पर चर्चा की गई। चौपाल में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि किसान नवीनतम तकनीक और वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर कैसे अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञों ने उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, फसल के विविधीकरण और उन्नत तकनीकों के बारे में भी बताया। किसानों को उन फसलों के बारे में भी जानकारी दी गई जो उनकी मिट्टी और जलवायु के अनुकूल है। चौपाल के दौरान कई किसानों ने अपने अनुभवों को भी साझा किया और उन किसानों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया जिन्होंने आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाकर अपने उत्पादन में लगातार वृद्धि की है। कृषि में आधुनिकता के साथ साथ उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में लगातार नई तकनीकें विकसित हो रही है। ऐसी ही एक तकनीक है प्रो ट्रे, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल प्रो ट्रे में पौधे की नर्सरी विशेष प्लास्टिक ट्रे में तैयार की जाती है, जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। हर छेद में मिट्टी या कोकोपीट मिलाकर बीज लगाए जाते हैं। इसके बाद पौधे अंकुरित होकर अच्छे से विकसित होते हैं और फिर इसे खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे किसानों को फायदा होता है। हाल ही के दिनों में कृषि क्षेत्र में नए नए फसलें अपनाने का चलन काफी बढ़ गया है। इसी क्रम में ड्रैगन फ्रूट की खेती भी किसानों को खूब पसंद आ रही है। यह अपनी अनोखी रंगत, स्वाद और पोषण तत्वों के लिए जाना जाता है। व्हाइट पल्प, रेड पल्प एवं येलो पल्प इसकी प्रमुख किस्में हैं, जिसकी खेती कर किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मल्टी क्रॉप मिनी क्रूजर एक ऐसा कृषि यंत्र है जिनमें किसानों के लिए समय, श्रम और लागत बचाने के साथ साथ फसल कटाई की प्रक्रिया को भी और आसान बना दिया जाता है। इस मशीन से फसल के कटने और थ्रेसिंग में कम नुकसान होता है, जिससे अनाज की गुणवत्ता काफी बढ़ जाती है। और इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि यह मिट्टी पर अत्यधिक दबाव नहीं डालता।
जिससे खेत की उर्वरकता भी बरकरार रहती है। बिहार की मिट्टी में परंपरागत फसलें उगाने के साथ अब मशरूम की खेती भी सफलतापूर्वक की जा रही है और इस क्षेत्र में एक बड़ा योगदान महिला किसानों का है। उनकी मेहनत, संघर्ष और सफलताएं अब ग्रामीण इलाकों से निकलकर राज्य और देश भर में प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। मशरूम की खेती उन महिलाओं के लिए एक बेहतर विकल्प है जो परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करना चाहती है। इस खेती के लिए बहुत अधिक जमीन की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी लागत भी काफी कम होती है। वैशाली जिले के लालगंज निवासी नीलम कुमारी, जिन्होंने मशरूम की खेती में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि उनका दृढ़ संकल्प, खेती में नए प्रयोग करने की हिम्मत और बदलते बाजार की समझ है। नीलम ओयस्टर, बटन एवं मिल्की मशरूम की खेती करती हैं। नीलम का मानना है कि इस क्षेत्र में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मेहनत और लगन के चलते वे इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर रही हैं। मशरूम की खेती से नीलम अब न केवल आत्मनिर्भर हो गई हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज की आर्थिक स्थिरता को भी स्थिर बनाए हुए हैं और सशक्त बन रही हैं। मेरा इसमें पूंजी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया लगा है, जो कि अब सीधे 2 गुना हो चुका है और इसमें हम 2 से 3 लोगों को रोजगार अभी दे चुके हैं। अभी ज़्यादा लेवल मेरा नहीं बढ़ा है, लेकिन अब हम बढ़ते आवड़ में है, अपने आप को और बढ़ाना चाहते हैं। हम बीज, ओयस्टर, मिल्की, बटन सब रेडी करते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं दाल के ताजा भाव। अरहर दाल 12,000 से 13,000 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल 9,000 से 9500 रुपए प्रति क्विंटल, चना दाल 7500 से 8500 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग दाल 11,000 से 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में धूप खिली रहेगी और ठंड का भी एहसास होने लगेगा, विशेषकर सुबह और शाम, साथ ही साथ रात में भी। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। अभी का मौसम सरसों, मूली, पालक, मेथी, सलगम की बुवाई का मौसम है। किसान भाई इसके अतिरिक्त धनिया की भी बुवाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की और जाना कृषि से जुड़ी तमाम नई बातें, साथ ही साथ बेहतर तकनीक, उपकरण, सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। नमस्कार, मैं किशोर जबे स्वागत करती हूँ आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे कि फूल गोभी में रोग एवं कीट प्रबंधन कैसे करें, साथ ही साथ सरकार की कृषि आधारित योजना के विषय में भी विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फूलगोभी में जो प्रमुख कीट है वो डायमंड बैक मॉथ, जिसे हम हिरत पतिंगा कीट बोलते हैं, और जो दूसरा महत्वपूर्ण बीमारी है वो कैवेज एफिड है। तो जो हरित पतिंगा जो कीट है उसमें जो फूलगोभी के पत्ते होते हैं, उन्हें वो जो कीट फूलगोभी के पत्ते के जो हरे पदार्थ होते हैं उसे वो खा जाते हैं, जिसके कारण फूलगोभी में बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, रबी की खेती का समय आ चुका है और अगर बात करें फूल गोभी की, तो फूल गोभी रबी की प्रमुख फसल है। इसमें अधिक उत्पादन चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप समय पर रोग एवं कीट प्रबंधन करें। तो आइए आज हम इसी विषय में विस्तार से जानेंगे हमारी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराधा सिन्हा से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, खेती बाड़ी से संबंधित जितनी भी ज़रूरी जानकारियां होती हैं वो सब हम आपके समक्ष लेकर आते हैं ताकि आपको खेती बाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे फूल गोभी की फसल पे होने वाले कीट और उनके रोग के प्रबंधन के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, आज का हमारा यही विषय है कि फूल गोभी में कीट एवं रोग का प्रबंधन किस तरह से करें। और आज भी इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुराधा सिन्हा, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद में। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जिस तरह का आज का हमारा टॉपिक है कि फूल गोभी में रोग एवं कीट का प्रबंधन किस तरह से हमारे किसान भाई करें, तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा मेरा कि फूल गोभी में कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो फसल को उत्पादन को प्रभावित करते हैं। फूलगोभी के रोगों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे जैविक और अजैविक। जैविक वो रोग हैं जैसे फफूंद, जीवाणु और विषाणु के कारण आते हैं। इसमें लीफ स्पॉट, ब्लैक रॉट जैसे काला सड़न बोलते हैं, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू फूलगोभी के प्रमुख रोग हैं। इसके अलावा जो अजैविक रोग हैं जो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, इसमें मुख्यतः ब्राउनिंग, बटनिंग और विप्टिल आता है। मैडम, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि फूल गोभी में जो विकार उत्पन्न होते हैं या रोग उत्पन्न होते हैं, तो एक जैविक होते हैं और एक अजैविक होते हैं। तो जैविक जो विकार उत्पन्न होते हैं उनसे फसल पर क्या असर पड़ता है और जो अजैविक विकार उत्पन्न होते हैं उससे फसल पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप विस्तार से जानकारी दें। देखिए, जो अजैविक विकार होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वो पोषण तत्वों की कमी से होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फूलगोभी में होता है वो है बटनिंग, जो कि बोरोन की कमी या फिर अगर पौधे को देर से रुपाई करते हैं उसके कारण होता है। इसमें जो होते हैं, जो फूलगोभी के फूल जो होते हैं वो छोटे छोटे बटन के आकार के हो जाते हैं। तो इनका नियंत्रण करने के लिए हमें सबसे पहले तो जो पौधे हैं उन्हें सही समय पे सही विधि से लगाना चाहिए। और जो दूसरा बात होता है कि मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन से खाद की कमी है, कौन से उर्वरक हमें डालना है। तो जो मिट्टी की जांच होता है उन्हें करवाने से हमें ये सब पता चलता है। तो जैसे हमारा बटनिंग जो नाइट्रोजन की कमी से हो रही है, तो अगर हम मिट्टी की जाँच करेंगे तो हमें पता चलेगा, तो उस हिसाब से हमें उसमें खाद डालना चाहिए। कीड़े लगने की संभावनाएं इस समय में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में उनसे निजात के लिए या आपने जिन बीमारियों का जिक्र किया उन सभी के निजात के लिए हमारे किसान भाई कौन सा उपाय अपनाएं? तो जैसे आपने कहा, फूलगोभी में जो प्रमुख कीट है वो डायमंड बैक मॉथ, जिसे हम हिरत पतिंगा कीट बोलते हैं, और जो दूसरा महत्वपूर्ण बीमारी है वो कैवेज एफिड है। तो जो हरित पतिंगा जो कीट है उसमें जो फूलगोभी के पत्ते होते हैं उन्हें वो जो कीट फूलगोभी के पत्ते के जो हरे पदार्थ होते हैं उसे वो खा जाते हैं, जिसके कारण फूलगोभी में बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं। तो उससे फोटोसिंथेसिस या भोजन पौधे की भोजन पकाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उसके फूलगोभी के फसल पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हमें जो स्पेनोसाइड 45 SC 1 मिलीग्राम प्रति 4 लीटर के पानी में घोल बनाकर, या फिर जो नीम बीज के जो अर्क हैं वो 4% का छिड़काव हमें करना चाहिए। इस छिड़काव से हम ये जो कीट है उसे हम रोका जा सकता है। मैडम, अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने जिक्र किया कि जैविक रोग जो होते हैं वो फूलगोभी की फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में जो जानकारी है हम अपने किसान भाइयों तक विस्तार से पहुंचाना चाहेंगे कि जैविक रोग से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं और उनका बचाव किस तरह से हमारे किसान भाई कर सकते हैं।
फूलगोभी के जो मुख्य रोग हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ब्लैक रॉट या काली सड़न बोलते हैं। वो एक जैविक जनित रोग है जो जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से होता है। इसमें जो फूलगोभी के जो निचले पत्ते हैं उसके किनारे से पीले रंग के कोणीय आकार बनते हैं जो आगे जाके भूरे पीले रंग के हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो फूलगोभी के जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं। जब फूलगोभी के पत्ते सूख जाते हैं तो वो फसल पे काफ़ी प्रभाव करते हैं। तो इनसे बचने के लिए तो जो अगर हमें खेत में अगर इनके लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले जो वो संक्रमित पौधे हैं उन्हें उखाड़ कर हम कहीं खेत के बाहर मिट्टी में दबा दें। इसके अलावा जो बीज हम लगाते हैं तो बीज को हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 250 मिलीग्राम प्रति लीटर में घोल बनाकर उसे बीज को उपचारित करें और उस घोल के साथ बीज में 2 घंटे हम छाया में रखें। उसके बाद ही हम उस बीज को ज़मीन में लगाएं। इसके बावजूद हमें जब खेत में उनके लक्षण दिखाई देते हैं तो उसमें हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव करने से इस बीमारी को रोका जा सकता है। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर अनुराधा सिन्हा ने अभी बतलाया कि जो ज़रूरी सावधानियां हैं फूल गोभी की खेती में, उन सावधानियों को अपनाकर और फूल गोभी की रोपाई करने से पहले बीजोपचार करके और जो ज़रूरी तत्व हैं उनको मिट्टी में मिला करके आप फूल गोभी की फसल का जो उत्पादन है उसको बृहद पैमाने पर प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए अनुराधा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, अन्य कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि फूल गोभी की फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन कैसे करें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे कृषि आधारित योजना के विषय में। भारत सरकार ने कृषि से जुड़ी कई योजनाएं बनाई हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना के विषय में विस्तार से जानेंगे इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी।
अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जो जानकारियां हासिल की, उम्मीद है आपके लिए बेहद ही लाभकारी रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।